तो फाइनली मैं इतने दिनों के इंतजार के बाद आ चुका हूँ। वो बात बिल्कुल अलग है कि आप मेरा इंतजार क्यों करेंगे। तो लेकिन मैं आ चुका हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है, तो सिर्फ अब मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ आपके साथ आ चुका हूँ। खास करके उन लोगों के लिए आया हूँ जो बहुत ही कीमती टाइम निकाल कर नीचे कमेंट करते हैं। वरना देखने को तो बहुत ही लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं। इस बात का दुख हमें बहुत दूर तक रहेगा, नहीं सॉरी, बहुत दिन तक रहेगा। तो चलिए, आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, तो मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। टॉपिक का नाम है पॉल्यूशन। सुनते ही कहेंगे वाह अरे ये क्या है, इसे तो हम ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं। ना ना ना, इतना भी आसान नहीं है। जब चीज़ें सुनेंगे जानेंगे तब कहेंगे ओ अच्छा इस लेवल का है। हम सोचे कि वो जो पुराने वाला था, तो वो वाला नहीं है। सुनिएगा जरा, जानिएगा, फिर कहिएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। बाकी आपको A to Z मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। समझने को बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं पड़ेगा। आराम से रिलेट करके पढ़ेंगे, रियल लाइफ में उतारेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी। और थोड़ा पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे कि हाँ ये हुआ था, इस सन में नियम पारित हुआ था, यहाँ पे बोर्ड आया, फिर बोर्ड ने ये किया तो ऐसे किया वैसे किया। नहीं, सिंपल सी बात है, हल्का बताएंगे, आप समझ जाइएगा। मेन बात आपको पूरी डिटेल में बताई जाएगी। तो सबसे पहली बात कि क्या है पॉल्यूशन, जो टॉपिक का नाम है वही क्या है। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज के समय में, मॉडर्न युग में, मॉडर्न ज़माने में जो पॉल्यूशन की समस्या है वो सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, यानी कि पूरे इंटरनेशनल में भी घूम रही है। पॉल्यूशन इतनी बड़ी समस्या हो गई है, इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि ये विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। आगे चल के देखिएगा और भी ज़्यादा निखरेगी, कम नहीं होगी, और भी ज़्यादा निखरेगी। इसकी गारंटी तो हम नहीं लेंगे, क्या पता कोई सनक उनक गया ठीक हो कर लिया। तो इस पर्यावरण के लिए बहुत से लोगों को जागरूक किया गया, पढ़ाया लिखा गया, शिक्षित किया गया कि नहीं भैया देखिए, भैया ए भैया सुनिए, ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, यहाँ ये होता है वहाँ वो होता है। लेकिन बदलने वाला कुछ नहीं है। जो बतिया रहा है, जो इस समय बोल रहा है, वो खुद ही 20 कदम जाने के लिए गाड़ी लेके जाता है, तो फिर का ही कहना। हाँ ये बात अलग है कि पहले से सुधर रहे हैं, प्रगति की लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, ये हम मानेंगे। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन को जिस्म की गहराइयों तक आराम से उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस उतना ही काम काफ़ी है। और हाँ, आज हम थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ देंगे, वरना लोग कहते हैं कि इंग्लिश में नहीं पढ़ते, इंग्लिश में नहीं पढ़ते। तो सुनिए, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर, लैंड एंड वाटर विच कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग एंड ऑन द एनवायरनमेंट इज पॉल्यूशन। अब बताइए, इसे पढ़ने के बाद हमको हिंदी में बोलना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, उसको लिख देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन तो करते हैं ना भाई साहब। समझते होंगे आप लोग, काहे लिए मजाक करते हैं हमारे साथ। तो सुनिए, वातावरण में यानी कि एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, उनकी वजह से जो भी कुछ उस एनवायरनमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लीजिए या लिविंग बीइंग्स के ऊपर जो भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्या लिखा है, एडवर्स इफेक्ट, जो भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वही क्या है, वही आपका पॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है भाई साहब। ऐसा समझिए ना कि जब नेचर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन का मतलब बाहरी, फॉरेन का मतलब हम क्या कहते हैं कि ये लोग बाहर के लोग हैं, तो बस वही कहना है कि जब नेचर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आकर मिलता है, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनलिटी में या उसकी रियलिटी में कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, वही क्या है, वही आपका पॉल्यूशन है। कितना सिंपल लेंगे, बताइए कितना लेंगे, चाय में घोर के दे दें। और सुनिए, तो ये सिंपल सा अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो यही कह सकते हैं कि अगर आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपका पॉल्यूशन ही हुआ। सही कह रहे हैं कि नहीं, एग्री हैं कि नहीं, पहले बताइए, पहले जाइए कमेंट करिए कि हाँ हम आपकी बात से एग्री हैं या हम तुम्हारी बात से ही एग्री हैं, जो भी मन आप भाई कह लीजिए। और सुन लीजिए, इतना परिभाषित कर रहे हैं कि सुनते रहिए आप। सिंपल सी बात है कि नेचर की प्योरिटी में, प्योरिटी मतलब पता है ना, उसकी शुद्धता में, जो उसकी नेचुरलिटी है, जैसा वो नेचर बना हुआ था, उसकी प्योरिटी में किसी भी प्रकार से
कोई चेंजेस करना या कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपको पॉल्यूशन कहलाएगा, वो आपके पॉल्यूशन के अंतर्गत गिना जाएगा। सिंपल सी बात है। और जिस पार्टिकल की वजह से या जिस सब्सटेंस की वजह से, जिस भी चीज़ की वजह से वो चेंजेस आते हैं वही आपका पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, वही आपके प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि पॉल्यूटेंट की परिभाषा भी हो गई मजाक मजाक में। यानी कि जिस भी पार्टिकल की वजह से वो गंदगी होती है, वो पॉल्यूशन होता है, वो आपका क्या कहलाते हैं, वो आपके पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। अब बात समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए, एकदम साफ पानी है, एकदम सुंदर सा नदी है, उसमें हम नाला का पाइप लिया के जोड़ दिए। अब नाला का पाइप जैसे ही जोड़े, अगले दिन से कचरा चालू, पानी में गंदगी स्टार्ट। पहले पानी क्रिस्टल क्लियर था, अब जाके देखेंगे तो पूरा ब्लैक क्लियर होगा। तो बस ये जो ब्लैक क्लियर है, ये जो पानी में गिरा, यही क्या है, यही आपका पॉल्यूटेंट है, क्योंकि यही आपका प्रदूषक है, यही उसे गंदा करने का काम कर रहा है। और जो अभी हमने पढ़ा कि जिस भी पार्टिकल की वजह से या जिस भी सब्सटेंस की वजह से वो गंदगी फैल रही है, वही आपका पॉल्यूटेंट है। तो आपका ये लीजिए, ये आपके क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल के तौर पे भी आप बात समझ गए होंगे। देखिए, वातावरण के अंदर जो भी कुछ अनावश्यक अनडिजायरेबल चेंजेस हो गए, जो भी कुछ ऐसे बदलाव हो गए जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी कि एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे अनफेवरेबल लिखा है। आपको नहीं पसंद होगा, आप यहाँ पे एडवर्स लिख लीजिएगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, अनफेवरेबल इफेक्ट डालते हैं, और यही क्या है, यही आपका पॉल्यूशन है। सिंपल सा कहना है कि ऐसे कुछ चेंजेस हो गए, ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस हो गए जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल इफेक्ट डालते हैं, वही आपका पॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब पॉल्यूटेंट के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। ऐसे फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में पहुंचकर इन्वायरमेंट को अनबैलेंस्ड या करप्ट बनाते हैं, ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। बात ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो वातावरण को गंदा करने वाले तत्व हैं, जो भी ये फॉरेन पार्टिकल हैं जो आकर हमारे पर्यावरण को गंदा करते हैं, जो कि मानव निर्मित ही होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग अभी 2 ही जानेंगे, तो वही जानिए कि हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नाम से आप बहुत कुछ जान गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत चालाक हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, इसलिए नाम सुनते ही सब जान जाते हैं, इसी वजह से जान गए होंगे। बायोडिग्रेडेबल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में फिक्स हो जाती होंगी, यानी कि अपघटित हो जाती होंगी। अपघटित को क्या कहते हैं? डिकम्पोज हो जाती होंगी, यानी कि ख़त्म हो जाती होंगी। कहीं ना कहीं इसका सेंस ये है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये जो कचरा या जो भी पॉल्यूशन होगा वो ख़त्म नहीं होता होगा। नॉन है, नॉन। तो इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, बाकी हम है ना पूरा लगा देंगे। तो सुनिए, जिन पॉल्यूटेंट सब्सटेंस का, यानी कि जिन भी प्रदूषक पदार्थ का नेचुरल के मतलब नेचर के माफ़ कीजिएगा, नेचुरल बोलने वाला था, नेचर के क्रियाओं द्वारा, नेचर की प्रोसेस द्वारा वो फिक्सेशन हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। कहना ये चाहता हूँ कि अगर ये जो भी कुछ पॉल्यूटेंट हैं उनका अगर प्रकृति के द्वारा फिक्सेशन हो जा रहा है, यानी कि प्रकृति के द्वारा उन्हें फिक्स कर लिया जा रहा है, तब तो ये आपका बायोडिग्रेडेबल में आएगा, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे पार्टिकल या सब्सटेंस हैं जिनका नेचर खुद से उसका क्या कहते हैं, फिक्सेशन न कर सके, न कर पाए, तब वो आपका कहलाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बात समझ गए? चलिए एग्जाम्पल से समझिएगा।
जैसे आपको पता होगा हम CO2 रिलीज़ करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं तो आपको पता ही है हमारी जनसंख्या कितनी कम है, बहुत थोड़ी सी है। अगर इतने सारे लोग CO2 रिलीज़ कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में CO2 की मात्रा बढ़ जानी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है। अगर बढ़ेगी तो पर्यावरण में अनबैलेंस हो जाएगा, इनबैलेंस होगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, लेकिन बढ़ती नहीं है क्योंकि नेचर इसे खुद ही फिक्स कर लेता है। लेकिन हम उससे भी अच्छे हैं, हम और ज़्यादा पन्ना खर्चा करते हैं और खर्चा करते हैं और खर्चा करते हैं तो पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, घर बनता है, घर बनती है, खिड़की बनता है, खिड़की बनती है, ऊपर बनता है, नीचे बनता है, बेड बनता है, नीचे बनता है। मतलब लकड़ी है और लकड़ी है, लेकिन लगाएंगे नहीं काटेंगे जरूर, लगाएंगे नहीं काटेंगे जरूर, लगाएंगे नहीं काटेंगे जरूर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा कि ये जो पेड़ों की संख्या कम होगी तो CO2 बढ़ेगा, और CO2 बढ़ेगा तो आप बात समझ ही रहे हैं। फिर एक दिन हम लोग कैंडल लेके बाहर निकलेंगे, कम करो CO2 कम करो, यही नारा लगाएंगे। और भी काफ़ी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपके किचन से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, उनको आप फेंकेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसे वापस से फिक्स कर देते हैं, खाद के रूप में चेंज कर देते हैं, यानी कि डिकम्पोज कर देते हैं, कहने का सेंस ये है। तो मतलब वो भी क्या हो जाता है, वो भी आपका वातावरण को बिना कोई पॉल्यूशन फैलाए आपका उसी में मिल जाता है। तो ये तो चीज़ें समझ में आती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं कि चलो भैया बड़ा अच्छी बात है, फिक्स हो जा रही हैं। लेकिन जो दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो ऐसा नहीं है। उसमें देखिए क्या है, तो ऐसे पॉल्यूटेंट सब्सटेंस जिनकी नेचर में नेचुरल मेथड के द्वारा फिक्सेशन नहीं हो पाता है, इन्वायरमेंट में जिनका नेचुरल मेथड के द्वारा फिक्सेशन नहीं हो पाता है, उसको कम नहीं किया जा पा सकता है, यानी कि नेचर उसे खुद से फिक्स नहीं कर पाता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। यानी कि इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो प्लास्टिक ही है। अब ये क्या होता है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित भी नहीं होता है, मिट्टी में दबे दबे भी गलता नहीं है, काफ़ी टाइम तक 100 बरस तक पड़ा रहता है। अब बताइए, ये नेचर के लिए भी गंदा है। वैसे ही आपका जो डिटर्जेंट हो गया, वो पानी के लिए एकदम समझ लीजिए जहर के समान है, जो काफ़ी टाइम तक रहता है, और उस पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी। और सबसे मेन बात कि इसे नेचर खुद से ठीक नहीं कर सकती, सबसे मेन बात यही है। इसी वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसे सिर्फ आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा, यानी कि हम लोगों के द्वारा, इंसान के बनाई गई मेथड के द्वारा ही इसे ठीक किया जा सकता है या डिकम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि इसे जन्म देने वाले भी कहीं ना कहीं हम ही हैं। इसे ख़त्म करने के लिए भी हमें ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, मिला जुला के कहना ये है। तो यही आपके दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक आपके बायोडिग्रेडेबल और एक आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायो में वो सभी आ जाएंगे जो प्रकृति के द्वारा खुद से ठीक नहीं किए जा सकते हैं, जिसके लिए किसी आपके आर्टिफिशियल माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। और डिग्रेडेबल यानी कि बायोडिग्रेडेबल के अंदर वो सभी आ जाएंगे जो नेचर खुद से ठीक कर लेती है। किचन से निकलने वाला खासकर कचरा जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, जो कि सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ठीक कर लिया जाता है, डिकम्पोज कर लिया जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं, वो आपको अपने आप चीज़ें पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की, कि पॉल्यूशन कितने प्रकार से होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन कई प्रकार से होता है, और न जाने आगे ऐसी कौन कौन सी नई नई चीज़ें आती रहेंगी और पॉल्यूशन की प्रकार बढ़ती रहेंगी। लेकिन जो मेनली है वो 5 प्रकार से पॉल्यूशन माना जाता है। कुछ जगहों पर आपको 3 प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाएगा।
आइए हम उन 5 प्रकारों के बारे में देखेंगे, हम 3 के बारे में नहीं देखेंगे। 5 क्या क्या हैं आपके? होते हैं सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। और जिन जगहों पर मेनली 3 टाइप्स दिया होता है वहाँ पे सॉइल, वाटर और एयर का बात किया गया होता है, या आपके वाटर, एयर और नॉइज का बात किया गया होता है। इन्हीं कुछ 3 का बात किया जाता है। आप बात समझ गए होंगे, इन्हीं में से कम करके मुख्यतः 3 को उठा लिया जाता है। लेकिन हम इतना भी कम नहीं पढ़ेंगे, हम कम से कम 5 प्रकार तो पढ़ेंगे ही पेपर में। खासकर आपके वाटर, एयर और नॉइज या वाटर, एयर और सॉइल के पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आराम से सुन के उतार लीजिए, काम हो जाएगा। सबसे पहली बात, हमें क्या ज़रूरत है? हमें सबसे ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हम वाटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, कि क्या है वाटर पॉल्यूशन। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल ही तो जीवन है, जल है तो कल है, यानी कि जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें पॉल्यूशन हम कैसे फैलाते हैं? तो बस हम अपने अपने क्रियाकलापों द्वारा, अपने अपने टैलेंट के थ्रू पॉल्यूशन फैलाते जाते हैं। आइए उन टैलेंटों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि वाटर किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो आपको पता है कि वाटर में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सब्सटेंस और गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी कि इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये सब चीज़ पानी के अंदर एक निश्चित रेशियो में होते हैं, ठीक है। एक निश्चित रेशियो में पानी में इनकी मात्रा होती है, और किन्हीं वजहों से इनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, चाहे कमी ही हो जाए और चाहे बेसी ही हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो आपका वाटर पॉल्यूशन कहलाएगी। और आपको पता ही है, ऐसा पॉल्यूटेड जल अगर कोई पिएगा तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम, डिजीज़ का सामना उसे करना पड़ेगा। आप बात समझ रहे होंगे, चाहे वो आपके वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी हो, तो उनके ऊपर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है, और इंसान पिएगा तो उसके ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि किनकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन होता है, यानी कि रीज़न क्या है, कॉज क्या है, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से पानी पॉल्यूटेड होता है, पानी गंदा होता है। एक तो आपका सीवेज हो गया, एक आपका डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, तीसरा आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, चौथा आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, और पांचवा आपका ऑयल कह लीजिए, यानी कि जो समुद्र में ऑयल पोल्यूशन भी होता है, अगर आपने जानते होंगे तब। तो एक हो गया आपका ऑयल वेस्ट भी, इसे भी कह सकते हैं। इन तरीक़ों से आपका वाटर गंदा होता है, वाटर पॉल्यूटेड होता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि सीवेज क्या है। अब सीवेज जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे नॉर्मल भाषा में आप इसे सीवर कह सकते हैं, कि घर से जो भी बाथरूम का और ये सब चीज़ों का गंदा पानी होता है, जो भी कूड़ा करकट है, वो क्या करते हैं, हम सीवर में भेजते हैं। और सीवर भी तो कहीं ना कहीं गिरता ही होगा, आपको पता ही है, और वो कहाँ गिरता है वो आपको पता है, यानी कि नदी नालों, मतलब नदी में कह लीजिए या समुद्र में कह लीजिए, जहाँ भी कह लीजिए वहाँ पे गिराया जाता है। तो इस तरीके से पानी पॉल्यूटेड होता है। अगर इसी को फिल्टर करके या साफ़ करके किया जाता तो नहीं होता, तो उसे हम बाद में देखेंगे। हाँ, अभी हम ये जानते हैं कि हाँ, इन तरीक़ों से पानी गंदा होता है। दूसरा है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चरल में मतलब एग्रीकल्चर में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो भी कुछ हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे कि आपका पेस्टिसाइड हो गया, या मतलब जो आपका कीटनाशक होता है, और जो आपका खाद वगैरह है जहाँ पर केमिकल की मात्रा होती है, और ऐसे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारे लिए या वातावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनका यूज किया जाता है। तो वो फिर इनके माध्यम से वो जल में पहुंच जाते हैं, और यहाँ से बह के वो नदी, तालाब एक्सेट्रा में चले जाते हैं, और इस तरीके से भी आपका जल प्रदूषित होता है, जल गंदा होता है। और अगर इस पानी का, इस गंदे पानी का अगर कोई यूज करता है तो उसे बहुत सारी बीमारी होने का भी चांसेस रहते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। फर्टिलाइज़र भी बहुत से ऐसे आते हैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, वो नहीं, जो केमिकल के द्वारा यूज करके बनाए जाते हैं या केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं, उन फर्टिलाइज़र्स की बात चल रही है, ठीक है। तो आप बात समझ रहे होंगे, बहुत ही कॉमन सी बात है।
बस ऊपर मैं एग्रीकल्चरल लगा दूं तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ, एग्रीकल्चर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस का यूज किया जाता है और उससे पानी गंदा होता है तो वो सब क्या आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा। इतने तो आप समझदार होंगे ही। तीसरा है आपका डोमेस्टिक वेस्टेज। वैसे डोमेस्टिक वेस्टेज ना कह के डिटर्जेंट कहिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें वही है कि जो हम कपड़े धोने के लिए साबुन का, बर्तन धोने के लिए साबुन का यूज करते हैं, तो आप जानते ही है वो भी केमिकल से मिल के बना होता है और हार्मफुल केमिकल से मिल के बना होता है। जो पानी में उपस्थित जो भी पानी में आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो भी उन्हें डिग्रेड नहीं कर पाते, यानी कि वो भी उन्हें ख़त्म नहीं कर पाते हैं। यानी कि इतने ज़्यादा अच्छे केमिकल होते हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं कि जो पानी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो भी इसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं या उनकी मात्रा को कम नहीं कर पाते हैं। उल्टा इन केमिकल की वजह से बैक्टीरिया भले ख़त्म हो जाते हैं, वो अलग बात है। चौथा है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब बात समझ रहे हैं, जो भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं उन फैक्ट्रियों से जो भी कुछ गंदा पदार्थ बाहर निकाला जाता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर किया जाता है, उसमें अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ, टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। जैसे आपका एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, फैट हो गया, इस तरीके के टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो पानी को गंदा करने का काम करते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी हो गई, आपके शुगर की फैक्ट्री हो गई, चमड़ा की फैक्ट्री हो गई, कपड़े की फैक्ट्री हो गई, आपका फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ हो गई, जो आपकी केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं ये हो गई। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, खराब सब्सटेंस होते हैं, उनको नदी नालों में ऐसे ही बहा देती हैं बिना प्योरीफाई किए। ऐसे में क्या होगा, पानी पॉल्यूटेड ही ना होगा। तो वही सिंपल सा कहना है। अब बचा है आपका ऑयल पॉल्यूशन, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा है, देख लीजिए उसे भी। देखिए ऑयल पॉल्यूशन के बहुत ही नॉर्मल से कारण है, क्या है कि बहुत सोचना पड़ रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रही है कि क्या बोलूं। देखिए सिंपल सी बात ये है कि जैसे पहली बात तो ये नदी और तालाब इन जगहों पर तो होते ही नहीं है, ये सिर्फ सी वाटर में होते हैं। उसकी वजह ये है कि सी वाटर में ही आपका वो शिप चलती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो अगर उनकी दुर्घटना हो जाए तब ये पॉल्यूशन होता है। जब इस शिप में आपका वो चढ़ाया जाता है, तेल को चढ़ाना और उतारना होता है, तो उस दौरान कुछ गिर विर जाए तो उससे पॉल्यूशन होता है। और जो आपके समुद्र के किनारे आपके तेल के कुएं होते हैं, अगर उनमें लीकेज हो जाए तो उसकी वजह से होता है। तो इन्हीं सब वजहों से आपका ये पॉल्यूशन होता है। कई बार जो आपकी शिप की लोडिंग होके भी आती है तो उसमें से भी वो कुछ न कुछ तेल की मात्रा रिस रिस कर बाहर गिरती है, तो इन्हीं सब तरीकों से होता है। आप बात समझ रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे, चीज़ें आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होंगी कमेंट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत तेज़ी से बीत रहा था, इस वजह से मुझे ऐसे बताना पड़ा। अगली वीडियो में आपको इसे फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो टाटा बाय बाय।